तो चलिए आज इस पर गौर करते हैं। हमारे सामने एक बहुत ही टेक्निकल सा दिखने वाला डॉक्यूमेंट है, हेरा। लेकिन हम इसे एक रूल बुक की तरह नहीं देखेंगे, इसे एक जासूसी कहानी की तरह देखते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें हीरो वो है जो उन विलेंस यानी हादसों को होने से पहले ही पकड़ लेते हैं। तो सवाल ये है कि भविष्य के इन मुजरिमों को पकड़ने के लिए वे कौन से सुराग, कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे देखने का, क्योंकि हेरा यानी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट असल में यही है, भविष्य में झांकने की एक कोशिश। ये पूरा सिस्टम 4 बहुत ही सीधे सवालों पर बना है। पहला, क्या गलत हो सकता है, मतलब खतरा क्या है। दूसरा, अगर हुआ तो कितना बुरा हो सकता है, यानी उसका असर। तीसरा, इसके होने के कितने चांस हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। बस इन्हीं 4 सवालों के जवाब ढूंढने का पूरा प्रोसेस है हेरा। तो ये सिर्फ सावधान रहें, सुरक्षित रहें जैसे नारों से कहीं कहीं आगे की चीज है। ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका है। डॉक्यूमेंट में एक लाइन है कि इसका मकसद है जोखिम को स्वीकार्य स्तर तक लाना, एक्सेप्टेबल लेवल तक। पर ये एक्सेप्टेबल रिस्क शब्द ही थोड़ा अजीब है। क्या कोई भी जोखिम, कोई भी रिस्क कभी भी एक्सेप्टेबल हो सकता है, खासकर जब बात इंसानी जान की हो? ये एक बहुत जरूरी और नैतिक सवाल है। देखिए, जीरो रिस्क जैसी कोई चीज दुनिया में होती नहीं है। सड़क पर चलने में भी रिस्क है। तो एक्सेप्टेबल रिस्क का मतलब ये नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, एक आध हादसा हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब है वो रिस्क जिसे एक कंपनी सारे नियम कानून और अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए मैनेज कर सकती है। डॉक्यूमेंट साफ कहता है कि कुछ रिस्क तो हमेशा अनएक्सेप्टेबल ही रहेंगे, अस्वीकार्य। हाँ, जब तक उन्हें पूरी तरह कंट्रोल न कर लिया जाए। जैसे कोई ऐसा काम जिससे किसी की जान जा सकती हो या कोई बड़ा कानूनी पछड़ा हो सकता हो। और ये काबू करने की जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक सेफ्टी ऑफिसर की नहीं है। मैंने लिस्ट देखी, ये तो कमाल है। इसमें मजदूरों से लेकर डिलीवरी हेड, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और यहाँ तक कि चैंपियंस नाम की एक पोस्ट भी है। सबकी अपनी अपनी भूमिका है। और यही इस सिस्टम की जान है। सेफ्टी किसी एक इंसान का काम नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। इस डॉक्यूमेंट की सबसे दमदार बात यह है कि एक आम मजदूर को भी काम रोकने की शक्ति दी गई है। अच्छा? हाँ, अगर उसे लगता है कि कुछ असुरक्षित है तो वो काम बंद करवा सकता है। फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर का काम है ये देखना कि सेफ्टी के लिए जरूरी पैसा और सामान मौजूद हो। और चैंपियन का रोल बड़ा दिलचस्प है। वो इस पूरे HIRS सिस्टम का, आप कह सकते हैं, मालिक है। उसका काम है ये पक्का करना कि ये सिस्टम सिर्फ कागजों पर न रहे बल्कि जमीन पर लागू हो। ये काम रोकने की शक्ति सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगती है, लेकिन क्या ये असलियत में काम करती है? मतलब क्या एक दिहाड़ी मजदूर सच में अपने सुपरवाइजर के सामने खड़े होकर करोड़ों के प्रोजेक्ट का काम रोकने की हिम्मत कर सकता है, बिना अपनी नौकरी खोने के डर के? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। और यही थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का सबसे बड़ा फासला है। सिर्फ पॉलिसी बना देना काफी नहीं होता। यहीं पर कंपनी का कल्चर, मतलब माहौल, काम आता है। अगर मैनेजमेंट सच में सेफ्टी को लेकर गंभीर है तो वो ऐसा माहौल बनाएगा जहां काम रोकने वाले मजदूर को सजा नहीं बल्कि शाबाशी मिलती है। उसे हीरो की तरह देखा जाता है। बिल्कुल, कि उसने एक संभावित हादसे को टाल दिया। जिन कंपनियों में ये कल्चर नहीं होता, वहां ये नियम सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाता है। तो जिम्मेदारियां साफ हैं और इसके पीछे एक कल्चर का होना जरूरी है। लेकिन मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि ये जासूसी शुरू कैसे होती है। क्या वे बस एक कमरे में बैठ के अंदाजा लगाते हैं कि अरे शायद वहां से कोई गिर सकता है? नहीं, अंदाजा नहीं। ये बहुत ही मेथोडिकल होता है। टीम बैठती है और प्रोजेक्ट की हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी की लिस्ट बनाती है। हर एक? मिट्टी खोदने से लेकर दीवार पर पेंट करने तक सब कुछ। हाँ। फिर हर एक्टिविटी के साथ जुड़े खतरों की पहचान की जाती है और ये पहचान करने के लिए उनके पास एक गाइडबुक है। हाँ, मैंने वो लिस्ट देखी। उसमें 16 तरह के खतरे हैं और ये सिर्फ फिसलने, गिरने या करंट लगने जैसे आम खतरों के बारे में नहीं है। एक मिनट, इसमें मानव कारक यानी ह्यूमन फैक्टर्स में मजाक मस्ती भी एक खतरे के तौर पर लिखा है। ये तो कमाल है। इसका मतलब वे सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं बल्कि इस बारे में भी सोच रहे हैं कि लोग असल में साइट पर कैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि दंगे या आतंकवाद तक शामिल है। ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल की सोच है। बिल्कुल। और यहीं पर यह सिस्टम अपनी असली ताकत दिखाता है। ये आपको उन खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिनके बारे में शायद कभी सोचते भी नहीं।
इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स को हटाना। जब आप टीम को एक मामूली फिसलन से लेकर शहर में दंगे होने तक की सिचुएशन के बारे में सोचने को कहते हैं, तो आपका सेफ्टी प्लान अपने आप मजबूत हो जाता है। वे खतरों को 3 कैटेगरी में भी बांटते हैं: सामान्य, असामान्य और आपातकालीन। ठीक है, तो उन्होंने खतरों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली। इसके बाद आता है वो गणित वाला हिस्सा। उनके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें गंभीरता को संभावना से गुणा किया जाता है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? हाँ, ये असल में खतरों को उनकी अहमियत के हिसाब से रैंक करने का तरीका है। सोचिए आपके पास 50 खतरे हैं, आप पहले किसे ठीक करेंगे? ये मैट्रिक्स इसी में मदद करता है। गंभीरता मतलब सिवियरिटी को 1 से 5 के स्केल पर नापा जाता है। 1 मतलब खरोंच जैसी चोट और 5 मतलब मौत। इसी तरह संभावना लाइक्लीहुड को भी 1 से 5 पर नापते हैं। 1 मतलब लगभग नामुमकिन और 5 मतलब लगभग रोज हो सकता है। तो अगर हम एक उदाहरण लें, मान लीजिए किसी काम में हर हफ्ते किसी की उंगली में चोट लग जाती है। गंभीर है पर जानलेवा नहीं, तो उसकी गंभीरता हुई 3 और संभावना हुई 4। तो 3 गुणा 4, इसका रिस्क स्कोर हुआ 12। सही। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक ऐसी मशीन है जिसमें कोई बड़ी खराबी आ जाए तो किसी की जान जा सकती है, लेकिन ऐसा होने का चांस बहुत कम है। तो यहां गंभीरता हुई 5, लेकिन संभावना हुई 2। तो 5 गुणा 2, इसका स्कोर हुआ 10। उस जानलेवा लेकिन बहुत कम होने वाले हादसे से ज्यादा बड़ा और जरूरी रिस्क है। स्कोर 12, स्कोर 10 से ज्यादा है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। ये आपकी भावनाओं को हटाकर डेटा पर फोकस करता है। ये बातचीत को ये खतरनाक लगता है से बदलकर इसका रिस्क स्कोर 16 है, हमें इस पर तुरंत काम करने की जरूरत है। 10 ही उससे ज्यादा के स्कोर को हाई रिस्क माना जाता है और उस पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी होता है। हाँ। तो जब वे इस तरह के हाई रिस्क वाले मुजरिम की पहचान कर लेते हैं तो उन्हें कुछ करना होता है। डॉक्यूमेंट में इन एक्शंस को अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज कहा गया है। ये शब्द बहुत पॉजिटिव लगा। अच्छा। और इन्हें लागू करने का भी एक खास क्रम है, एक हायरार्की। और ये शायद इस पूरे डॉक्यूमेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे कहते हैं नियंत्रण का पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेफ्टी का मतलब है हेलमेट और ग्लव्स पहनना, लेकिन इस हायरार्की में वो सबसे आखिरी और सबसे कमजोर उपाय है। मुझे हमेशा लगता था कि सेफ्टी का मतलब ही हेलमेट और गियर है, तो ये देखकर हैरानी होती है कि पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस लिस्ट में सबसे नीचे है। ऐसा क्यों है? क्या ये उतना असरदार नहीं है? असरदार है, लेकिन ये आखिरी सुरक्षा कवच है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान उसे हर बार पहने और सही तरीके से पहने, और इंसान गलतियां करते हैं। सही बात है। कोई हेलमेट पहनना भूल सकता है, कोई ग्लव्स नहीं पहनेगा। इसलिए ये सिस्टम इंसानी गलती पर निर्भरता को ही कम करने की कोशिश करता है। ये पदानुक्रम सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, यह असल में इंसानी स्वभाव के बारे में एक कड़वा सच बताता है। ये मानता है कि सबसे कमजोर कड़ी हमेशा इंसान ही होता है। तो ये हायरार्की है क्या, स्टेप बाय स्टेप? सबसे पहला और सबसे अच्छा उपाय है उन्मूलन, एलिमिनेशन। अच्छा। खतरे को पूरी तरह से खत्म ही कर दो। अगर किसी ऊंची जगह पर काम करना खतरनाक है, तो क्या वो काम जमीन पर हो सकता है? अगर हाँ, तो खतरा ही खत्म। अगर ये मुमकिन नहीं, तो दूसरा स्टेप है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। खतरनाक चीज को किसी सुरक्षित चीज से बदल दो, जैसे जहरीले पेंट की जगह नॉन टॉक्सिक पेंट का इस्तेमाल करना। तीसरा है इंजीनियरिंग नियंत्रण, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। हाँ, इंसान और खतरे के बीच में कोई दीवार खड़ी कर दो, जैसे चलती मशीन पर गार्ड लगा देना। चौथा है प्रशासनिक नियंत्रण, मतलब लोगों के काम करने का तरीका बदलना। बिल्कुल, जैसे चेतावनी के साइन लगाना, ट्रेनिंग देना। और जब इनमें से कुछ भी काम ना करे, तब सबसे आखिर में आता है 5वां स्टेप, पीपीई, हेलमेट, चश्मे और ग्लव्स। सही, समझ गए। मतलब पीपीई पहला नहीं बल्कि आखिरी सहारा है। लेकिन ये सब करने के बाद क्या काम खत्म हो जाता है? ऐसा लगता है कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक बार ये सब करने के बारे में नहीं है। इसमें समीक्षा और माप के लिए एक पूरी प्रणाली है, केपीआईज भी हैं। हाँ, और यहीं पर ये एक सामान्य चेकलिस्ट से ऊपर उठकर एक मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। निगरानी के बिना दुनिया की सबसे अच्छी योजनाएं भी फेल हो जाती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बन जाती? इतने सारे केपीआई, सेफ्टी दौरे, समीक्षाएं, क्या असल में कोई इन सब पर ध्यान देता है, या ये सिर्फ ऑडिट के लिए फाइलें भरने जैसा है? ये एक बहुत बड़ा खतरा है, और कई जगहों पर ऐसा होता भी है। यहीं पर एक अच्छी कंपनी और एक औसत कंपनी में फर्क पता चलता है।
जो कंपनियां इसे सिर्फ एक बोझ समझती हैं, वहां ये सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर रह जाता है। लेकिन जो कंपनियां इसे सच में सुधार का एक जरिया मानती हैं, वो इस डेटा का इस्तेमाल करती हैं। वो देखती हैं कि इस महीने हमने 15 हाई रिस्क कामों की पहचान की, लेकिन सिर्फ 5 पर ही इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा पाए। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा। क्या हमारे पास बजट की कमी थी या इंजीनियर्स की? ये डेटा उन्हें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने में मदद करता है। ये एक जीवंत दस्तावेज है जिसे घटनाओं और काम के तरीकों में बदलाव से सीखने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इन सब का निचोड़ ये है कि आधुनिक वर्कप्लेस सेफ्टी कम से कम इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से कोई अंदाजे का खेल नहीं है। ये एक अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड, डेटा पर आधारित और सिस्टमैटिक विज्ञान है। ये हादसों के होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि उन्हें होने से पहले ही उनकी भविष्यवाणी करके उन्हें रोक देता है। और इसमें हर कोई शामिल है। बिल्कुल सही कहा। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव होना। सिर्फ दुर्घटनाओं की जांच करने के बजाय लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जहां उन दुर्घटनाओं की संभावना को शुरू से ही पहचाना और दूर किया जाए। ये इलाज से बेहतर बचाव वाली बात है। ये सब सुनकर किसी को भी अपनी निजी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। हम सब हर दिन छोटे बड़े रिस्क मैनेज करते हैं, सड़क पार करने से लेकर पैसे इन्वेस्ट करने तक। लेकिन हम कितनी बार इस तरह के सिस्टमैटिक तरीके से सोचते हैं? हमारी अपनी जिंदगी के लिए एक पर्सनल हिरा कैसा दिखेगा? क्या हम अपने रोज के कामों या जिंदगी के बड़े फैसलों में भी गंभीरता, संभावना और कंट्रोल की हायरार्की के इस लॉजिक को लागू कर सकते हैं?